नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रदीप। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वीजा के रिलेटेड, अर्मेनियन वीजा फॉर इंडियंस। हम बात करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में V1 वीजा के बारे में, V7 वीजा के बारे में, और यहाँ पर भी सिचुएशन क्या है, वीजा निकल रहे हैं या वीजा नहीं निकल रहे हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बात करेंगे हम इन सब टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीजा के बारे में। V1 वीजा क्या होता है, V7 वीजा क्या होता है। V1 वीजा जो होता है वो 21 डेज का होता है और जो V7 जो वीजा होता है वो 120 डेज का वीजा होता है। बेसिकली दोनों ही वीजा जो है वो दोनों ही ई वीजा होते हैं और दोनों ही जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। आपको कोई भी अपना पासपोर्ट सबमिशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं भी एम्बेसी में या किसी भी एफएस ऑफिस में आपको अपना पासपोर्ट जमा करवाने की जरूरत नहीं होती। दोनों ही वीजा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। दोनों वीजों की फीस अलग अलग होती है। तो अभी हमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हमें कॉल भी आती है या हमें कमेंट भी आते हैं बहुत कि भाई मैंने वीजा अप्लाई किया था खुद से और मेरा वीजा जो है वो डिक्लाइन हो गया है, और एक बार नहीं 2-3 बार डिक्लाइन हो गया। तो बहुत से भाइयों के साथ हमारी बात होती है, बहस भी होती है कई बार, कि बोलते हैं कि भाई वीजे की फीस तो सिर्फ इतनी है, तो आप इतने पैसे क्यों ले रहे हैं। तो भाई अगर सिर्फ वीजे की फीस से अगर वीजा निकलता होता तो अमेरिका के वीजे की फीस कितनी है, कैसे क्यों वहां पे लोग 50-50 लाख रुपए लगा के जाते हैं। यूरोप के वीजे की फीस कितनी है, क्यों लोग वहां पे 10-10, 15-15 लाख रुपए लगा के जाते हैं। अगर सिर्फ वीजे की फीस से ही वीजा आता होता तो इतना महंगा कहीं भी जाना नहीं होता। कोई भी कंट्री का इतना महंगा पैकेज कभी भी नहीं होता। लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए देके नहीं जाते अगर सिर्फ वीजे की फीस से ही वीजा आता होता। बहुत सी चीजें हैं जो वीजा अप्लाई करने के लिए लगानी पड़ती है। इनविटेशन हो गया, आपकी फ्लाइट टिकट हो गई, आपकी रिटर्न टिकट हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो फॉर्मेलिटी जो होती है वो पूरी करनी पड़ती है। फाइलिंग करनी पड़ती है, आपका बैंक बैलेंस अरेंज करना पड़ता है, इन्विटेशन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जो हमें ऐड करके लगानी पड़ती है। बात करते हैं नंबर 2 टॉपिक पे हमारे कि वीजा आने में भी टाइम कितना लग रहा है। अभी वीजा आने में जो है टाइम कम से कम भी 15 से 20 दिन लग रहे हैं। हम हर आदमी को एग्जैक्टली बताते हैं कि भाई वीजा आने में भी 15 से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि पहले जो वीजा 8 से 9 दिन में आ रहा था, अभी वही वीजा आने में 15 से 20 दिन का टाइम लग रहा है, चाहे आपका V1 वीजा हो या आपका V7 वीजा हो। करिए टॉपिक नंबर 3 की कि जिनका वीजा रिजेक्ट एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, तो वो आदमी क्या करे। अगर आपका वीजा एक बार रिजेक्ट हो चुका है या 2 बार रिजेक्ट हो चुका है तो आप तीसरे बार वीजा के लिए एलिजिबल होते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके वीजा को रिजेक्ट हुए 4 वीक होने जरूरी है, यानी कि 28 दिन से 30 दिन, मोटा मोटा माने तो 1 महीना आपका रिजेक्ट होना चाहिए वीजा, तभी आप दोबारा वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका V1 वीजा रिजेक्ट हुआ है, मींस 21 डेज का वीजा रिजेक्ट हुआ है, तो आप 120 दिन का ही वीजा लें। 120 दिन के वीजा के लिए ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप 21 डेज के वीजा के लिए दोबारा अप्लाई ना करें। और अगर आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो अपना वीजा या किसी से अप्लाई करवा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन के साथ ही अपना वीजा अप्लाई करो। विदाउट स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन आप अपना वीजा अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर इस टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है कि अगर आपका वीजा एक बार या 2 बार रिजेक्ट हो गया तो तीसरी बार और दूसरी बार आपका वीजा लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे जब जाके आपका वीजा आएगा। अभी हमारे भी कुछ 4 वीजा आए हैं, मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा। ये चारों वीजा आप देख भी सकते हैं। हमारे 4 वीजा हैं, जिसमें से एक वीजा जो 21 डेज का है, जो 3 वीजा है वो 120 डेज के हैं। मतलब ये एक वीजा V1 है, 2 वीजा जो है वो V7 है। तो ये रिसेंटली हमें रिसीव हुए वीजे हमारे आते रहते हैं, वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो बंदे भी हमारे पास आते हैं उन सबको काम लगवाना, उनका सोशल कार्ड बनवाना या उनको काम पे छोड़ के आना, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं, क्योंकि सारा कुछ ये जो है वो मैं खुद ही करता हूँ। मैं किसी भी आदमी को एयरपोर्ट से रिसीव करके सीधा हॉस्टल में नहीं भेजता हूँ या किसी के रूम पे नहीं भेजता हूँ। मैं स्टार्टिंग में आदमी को अपने पास ही रखता हूँ, उसको सिखाता हूँ सब कुछ। अगर डिलीवरी वाला है तो उनको ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, या जो दूसरे काम वाला है उसको अपने पास ही रखता हूँ। जैसा मैं खाता हूँ वैसे उनको खिलाता हूँ, जहां मैं रहता हूँ उनको भी वहीं पे रखता हूँ। हमारा ये काम नहीं है कि आदमी को एयरपोर्ट से रिसीव किया और किसी गंदे से हॉस्टल में छोड़ दिया कि भाई अब वो खुद सर्वाइव करेगा। हमारा ऐसा नहीं है। हम उसको खाना रहना जब तक देते हैं, जब तक वो काम नहीं लग जाता, जब तक वो सक्षम नहीं होता कमाने के लिए। अभी हम बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 4 के बारे में। अर्मेनिया में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। भाई गर्मियों में अर्मेनिया में इतना काम होता है कि लोग कम पड़ जाते हैं लेकिन काम कम नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसके थ्रू आए हो, आपका एजेंट कैसा है, या जिसने आपको बुलाया उसके पास काम है या नहीं है। अभी मैं आपको क्लियरिटी बात बताता हूँ। हम किसी को भी काम पे लगवाते हैं, किसी ब्रोकर से बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो $100 लेता है, और $100 हमसे लेता है तो तभी वो काम लगवाता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों को बुला तो लेते हैं, महंगे महंगे पैकेज दे के उनको महंगे महंगे पैसे लेके, ज्यादा पैसे लेके उनको बुला लेते हैं, लेकिन वो $100 देने से डरते हैं, क्योंकि ब्रोकर को अगर $100 देंगे तो उनके पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आते ही आदमी अगर काम पे लग जाएगा
तो उससे बेटर डील क्या होगी। तो बहुत से लोग पैसे देने के चक्कर में लोगों को काम नहीं लगवाते, और काम यहाँ पे बहुत है, कोई भी आदमी फ्री नहीं है यहाँ पे। फ्री यहाँ पे सिर्फ वही लोग हैं जिनको काम नहीं करना है, या जिनके नखरे होते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। हम इंसान को इंडिया से ही कह के बुलाते हैं कि भाई ये काम है हमारे पास, और इस काम में इतनी सैलरी आपको मिलेगी। तो अगर आपको भी अर्मीनिया के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप हमारा पेज ही फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल विद प्रदीप। धन्यवाद।